Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. I hope your preparation is in full swing and you are just ready to do your best in the exam, right? तो आज क्या कर रहे हैं हम टोन एंड स्ट्रक्चर को एक बार वापस टच करेंगे। तो हमने बहुत डिटेल में टोन को डिस्कस किया है। तो अगर आपको लेक्चर नंबर 2 आपने नहीं देखा तो मेरा लेक्चर नंबर 3 फॉर दैट मैटर, अगर आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा तो आप प्लीज़ देख लो। टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वहाँ पर, उसकी पीडीएफ भी ऐप पे जाके डाउनलोड कर लो जहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है पॉसिबल टोन्स की विद देयर मीनिंग्स, राइट। तो आज एक बार वापस टोन एंड स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज यूजुअली लॉट ऑफ रिक्वेस्ट वर कमिंग कि मैम टोन और स्ट्रक्चर थोड़ा सा डाइसी लगता है। एंड ऑल्सो वील बी डूइंग फिगर्स ऑफ स्पीच, तो यहाँ पर आपका एक रिविजन हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच का भी सॉलिड, एंड इफ टाइम परमिट्स वील प्रैक्टिस सम पैसेजेस एज वेल। सो दैट्स द एजेंडा फॉर टुडे। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास। माय नेम इज जूही नरूला। तो देखिए, जब हम टोन की बात करते हैं हमें पहले समझना है कि टोन का मतलब क्या है। सो टोन ऑथर का इमोशन है। how is the author feeling when he or she writes the passage, right? So that's what we mean by tone, right? कि जब उसने argument लिखी, उसने passage लिखा, तो what was the state, what was his mental state, what was his emotion when he or she was expressing his or her opinion, right? तो अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको डिफाइन करूं, जो मैं कई बार आपको कर चुकी हूं, तो टोन इज नथिंग बट हाउ इज द ऑथर राइटिंग। तो वो उसकी ऑथर का पर्सपेक्टिव, ऑथर की वॉइस, ऑथर का ओपिनियन, राइट, ऑथर का इमोशन, ऑथर का फीलिंग कैसे एक्सप्रेस हो रहा है उस टॉपिक पे, उसको हम प्रिसाइसली टोन कह देते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय टोन। तो अब यहां पर आपको किस तरह के वर्ड्स दिख सकते हैं क्वेश्चन में? जब भी हम टोन की बात करते हैं तो हमें दिखता है ऑथर का एटीट्यूड क्या है, राइट। सो सी दीज वर्ड्स, एटीट्यूड, व्हाट इज द ओपिनियन, राइट। सो द टोन ऑफ द पैसेज का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऑथर का एटीट्यूड, टोन, ओपिनियन, ये कुछ कीवर्ड्स होंगे, या इनको हम टास्क वर्ड्स भी बोलते हैं। टास्क वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स, यानी कि कौन से वर्ड्स जिसको आपको देखकर पता चले कि ऑथर आपसे पूछ रहा है टोन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स टोन डायरेक्टली देख रहे हैं हम क्लैट में, बट स्टिल अगर कहीं टोन, एटीट्यूड या ओपिनियन आ जाए तो आप घबराना मत कि ये क्या नया सा हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं है। सो दिस इज नथिंग बट द क्वेश्चन वांटिंग टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टोन ऑफ द डिस्कशन, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय टोन। अब यहां पर आप क्या करते हो, जब भी आप पैराग्राफ को रीड करो आप टोन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो एज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, राइट। तो आप, अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप स्पेसिफिकली पैसेज पढ़ने के बाद कॉन्डेस्केंडिंग वर्ड पे नहीं आ सकते, लॉडेटरी वर्ड पे नहीं आ सकते। बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल है जो आप अपने लिए सेट कर रहे हो। और जब भी हम टोन की बात करते हैं देयर कैन बी टू प्रॉब्लम्स, राइट। आइदर आपको टोन समझ नहीं आई, ये एक्चुअली इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको प्रॉब्लम डराती है वो वोकैबुलरी की डराती है, राइट। सो इसके लिए मैंने आपको, आई एम अगेन रिपीटिंग, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में टोन को डिटेल में डिस्कस करके एक पीडीएफ प्रोवाइड करिए। तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो आप प्लीज़ फिजिक्स वाला की ऐप पर जाओ, और वहाँ पर जब आप लॉ वाला पे जाओगे, आप लॉ का बैच का नाम सेलेक्ट करोगे, वहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 3 में आपको वो लिस्ट मिल जाएगी, पूरी क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो टोन ज़रूर पढ़ के जाना, राइट। सो यू हैव टू सी व्हाट इज द चैलेंज। सो व्हेन बी से बच्चे कहते हैं मैम टोन में दिक्कत आ रही है, तुमने टोन आइडेंटिफाई कर ली, तुमने वर्ड नहीं पिक कर पाए, दैट इज बिकॉज मे बी यू डू नॉट नो द वर्ड। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो अब जैसे हम एक छोटा सा पैराग्राफ रीड करते हैं। If I were writing a passage about global warming and one sentence read, fortunately these brilliant scientists, तो आपको कैसे ध्यान रखना है, देखो हमने बोला fortunately these brilliant scientists were able to combine their wits and begin formulating promising solutions। तो जब आप पैसेज को रीड कर रहे हो तो आप पॉजिटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स को देखो और समझने की कोशिश करो। तो जैसे ही आपने वर्ड्स देखे आपको समझ में आया कि हाँ यार यहाँ तो ऑथर पॉजिटिव बात कर रहा है, तो आपका डिडक्शन क्या हो जाएगा कि ऑथर की टोन पॉजिटिव है, राइट। कैन यू
आई जस्ट स्टेप असाइड, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ो इस पैराग्राफ को and see that are you able to look at these words and come to the conclusion that the tone of the discussion is positive. It's very very important, it's really crucial for us to identify this. So if we take a look at these words, fortunately, brilliant, they were able to formulate promising solutions. So that means the author is having a positive perspective, right? But यही determine करना होता है. There is no rocket science. It's just a more the mental fear that has been, been there for a long time. That is the reason you find tone questions slightly intimidating. ठीक है? So एक ये जैसे ये वाला example देखते हैं. Another author might say the irresponsible scientist. So take a look at this. Irresponsible scientist pool together their half-baked theories. So half-baked matlab they are not aware, right? Created the most egregious scare tactic. So to take a look at these words. So of course यहाँ पर आप deduce कर सकते हो कि यार यहाँ तो author is not very positive. यहाँ पर जो tone of the discussion is that is negative, right? So we can clearly say that the tone is negative in this case, right? अब आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंटर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपका आंसर स्टेटमेंट होगा ये यूजुअली मॉडरेट होगा. अब आप मेरी क्लासेस अटेंड कर चुके हो तो मैंने आपको पता नहीं कितनी बार, मैं हाइपरबोली यूज कर रही हूँ, पर मैंने आपको कम से कम 100 बार तो बताया ही होगा कि एक्सट्रीम आंसर्स को लेकर आपको हमेशा कॉशियस रहना है, हमेशा सस्पिशियस रहना है. बार 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 बोलती हूँ, मैं आपको वापस बोल रही हूँ, राइट, कि एक्सट्रीम आंसर्स को लेकर आप हमेशा कॉशियस रहो. आपकी दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, आपको सस्पिशन आना चाहिए. यही कह रहे हैं कि तो आंसर चॉइसेस टोन में भी आप पिक करो तो मॉडरेट पिक करो. जो एक्सट्रीम नेगेटिव टोन्स होती हैं, एक्सट्रीम पॉजिटिव टोन्स होती हैं, उनको लेकर आपको सतर्क रहना है. अवॉइड पिकिंग दोज आंसर्स. ठीक है, जैसे आपको लगे कि ऑथर स्लाइटली स्केप्टिकल है, मतलब डाउट में आ रहा है या उसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो आपको एक ऐसा आंसर स्टेटमेंट मत पिक करो कि वेहेमेंटली अपोज, वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म इट इज, राइट. इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. तो इतने स्ट्रॉन्ग या एक्सट्रीम आंसर्स को आपको अवॉइड करना है. सो दैट्स व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू टीच यू, राइट. अब हम आगे बढ़ जाते हैं और एक पैराग्राफ कर लेते हैं. तो यहाँ पर एक पैराग्राफ है, दिस इज एन एक्सर्प्ट. तो छोटा सा पैराग्राफ कर रहे हैं ताकि आपको टोन की क्लैरिटी बिल्ड हो जाए. तो आई विल स्टेप असाइड, आप अच्छे से अपना टाइम लो और इसको रीड करो एंड देन वी विल टेक अ लुक एट द आंसर स्टेटमेंट्स, आंसर ऑप्शंस. ठीक है, चलो. सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द पैसेज. So these falls which sit on the border between Argentina and Brazil are said to be make Nigeria look like a leaky faucet. The Great Cataract stretch for 2.5 miles across lushly foliage rocky outcroppings before plunging a staggering 230 feet into the river below. So you can take words like the Great Cataracts and leaky faucet, and now you can read further. द फॉल्स रीज, अच्छा आप पढ़ो एक बार, लेट मी नॉट डिस्टर्ब यू. एक बार अच्छे से पढ़ो सो दैट यू कैन गेन क्लैरिटी.
Now let's see. The falls region is densely forested and is a home to wide variety of plants and animals, including a number of endangered ones. Endangered मतलब जो विलुप्त होने वाले होते हैं, going to get extinct soon. It is a paradise where parrots dive and swoop through the spray, butterflies cavort among the tropical plants and coatis, and giant otters and anteaters amble. Amble मतलब walk through the trees. The foliage itself varies between tropical and deciduous, with orchids blushing in the shade of pines and ferns nodding gracefully in the shadow of fruit trees. तो आई एम श्योर मोर और लेस आपको कुछ फेयर ओपिनियन तो बिल्ड हो गया होगा, राइट? तो अब आपके पास क्वेश्चन है, अब आपके पास अप्रोच भी है, क्वेश्चन भी है, एलिमिनेशन करो और पिक करो. मैंने 5 चॉइसेस दे दी ताकि कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ जाए और आपको मजा आए एलिमिनेट करने में. So take a look at the options and see which will be the best fit for you to pick up the right answer. Very, very important to understand that what will you pick as the right answer for this question. तो यानी कि जब हमने वर्ड्स देखे तो हमें पॉजिटिव फीलिंग आई, राइट? तो यानी कि हमारा पहला तो ये कि इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव फीलिंग, इट इज अ पॉजिटिव टोन, राइट? तो प्राइड तो नहीं हो सकती, राइट? प्राइड तो आपको खुद पे होती है, राइट? गर्व होना, तो गर्व तो नहीं है, राइट? माइल्ड भी नहीं है, मतलब ल्यूकवार्म नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव है, राइट? अपैथी मतलब कोई इनडिफरेंस है, इनडिफरेंस नहीं है, वो तो अप्रिशिएट कर रहा है, उसने कई जगह बहुत ग्लोरियसली ब्यूटीफुल वर्ड्स को यूज किया है इन प्रेज, सो दैट गोज आउट. Cautious optimism, he is not being careful anywhere, right? So even E goes out. So what will be the best answer? B will be the best answer. That's it. राइट? सो ऐसा नहीं है कि टोन के क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, इट इज जस्ट दैट यू नीड टू हैव द राइट माइंडसेट, द राइट अप्रोच, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, एंड देन डू इफेक्टिव एलिमिनेशन. ठीक है, चलिए. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिगर्स ऑफ स्पीच. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल, राइट? सो इट विल बी अ रिविजन. अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs के करे, हमने ही बहुत सारे क्लास में भी, सेशंस में भी, मैराथन्स में भी बहुत सारे PYQs करे, और इतने क्वेश्चंस में आपने एक कॉमन ऑब्जर्वेशन तो कर ली होगी कि फिगर्स ऑफ स्पीच में या तो सिमिली होती है या मेटाफर होता है, और बाकी 3-4 ऐसे वर्ड्स दे देते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच के ऑप्शंस दे देते हैं जो एक्चुअली यूज में तो नहीं आ रहे, यूज में सिमिली या मेटाफर आ रहे, बट वो वर्ड्स का आपको आना जरूरी है ताकि आप घबरा ना जाओ, राइट? सो इसके लिए वी विल बी डूइंग फिगर्स ऑफ स्पीच दैट हैव बीन सीन एज द आंसर चॉइसेस और विच यू शुड नो. लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन. तो फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? फिगर ऑफ स्पीच एक्चुअली ऑथर अपने आइडिया को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, इंगेजिंग बनाने के लिए, मेमोरेबल बनाने के लिए, रिलेटेबल बनाने के लिए जो एक्सप्रेशंस हैं उनको यूज करते हैं, राइट? तो उन सारे एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके जिससे लैंग्वेज का इम्पैक्ट पावरफुल हो जाए, तो देयर आर सर्टेन डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस, जिनको हम फिगर ऑफ स्पीच कह देते हैं, राइट? तो इससे आपका लिटरल सेंसेस में तो इसको नहीं लेना होता, बट द इम्पैक्ट इज पावरफुल, द इम्पैक्ट इज सॉलिड, राइट? अब जैसे तुम्हारा कोई एक फ्रेंड है, आपने उसको कहा यू आर ब्यूटिफुल, एंड देन यू से यू आर अ रोज और यू आर लाइक अ रोज, दैट्स more impressive, isn't it? So that's or you are a moon to me, or you look like a moon to me. So this is how you are trying to create an impression. तो इन्हीं लिटरली डिवाइसेस को हम स्टडी कर रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच में, ठीक है? तो अब कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच हैं? पहला है सिमिली. इसका आपको आना जरूरी है क्योंकि सिमिली और मेटाफर पे मैंने जैसे कहा कि हाई पॉसिबिलिटी, 90% पॉसिबिलिटी यही है कि जो आपको सेंटेंस देंगे उसमें या तो सिमिली या मेटाफर यूज हो रहा होगा, 90%, राइट? सो we should know what is simile. Simile is when you are doing a comparison of two unlike things using like or as, right? So life is like a box of chocolates. The girl is as beautiful as a rose. The willow is like an itching. Her voice was like nails on a chalkboard. So you can see, right? So again, like a simple thing, my friend is like a rose. तो अगर आपने like या as यूज कर लिया तो इन दैट केस जो आप फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहे हो उसको हम सिमिली कह देते हैं,
ठीक है, सिंपल, समझ गए। चलो, अब आता है कि फिर मेटाफर क्या होता है मैम। मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, बट इसमें लाइक और एज नहीं कहते हैं। यानी कि तुमने कह दिया यू आर रोज, तो ये तुमने डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया, और यहां पर तुम लाइक और एज को नहीं यूज कर रहे, राइट। तो अगर तुम बोलते यू आर लाइक अ रोज, तो वो था सिमिली, ठीक है। और तुमने बोल दिया यू आर रोज, तो तुमने डायरेक्ट कंपैरिजन किया, वो क्या हो गया, मेटाफर, ठीक है। सो माई फादर इज द टॉल स्टर्डी ओक, डायरेक्ट माई फादर इज अ ओक, राइट। सो you're doing a direct comparison, that's what we call metaphor. The hotel is a diamond in the sky, so direct comparison, your eyes are diamonds, direct comparison, right. So this is what we call metaphor, बहुत यूज होता है। So for me, if you ask me कि मैम कौन से फिगर ऑफ स्पीच के आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, स्टडिंग द PYQ, स्टडिंग द ट्रेंड, मेटाफर, वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ इमर्जिंग इन द एग्जाम, राइट। तो ध्यान रखना। सो मून इज अ बलून, so these are direct comparisons done. So whenever there's a direct comparison done, it is a metaphor, and whenever you are doing a comparison using like or as, it is a simile. ठीक है, सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, इसको हम हिंदी में मानवीकरण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मानवीकरण, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन पर्सोनिफिकेशन, यू गिव अ ह्यूमन क्वालिटी टू एन एनिमल, टू एन ऑब्जेक्ट और टू एन आइडिया। जैसे आपने बोला धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के कान थोड़ी होते हैं, राइट, बट इट इज अ वे टू से, राइट। और द स्टार्स डांस्ड इन द स्काई, राइट, और द स्काई क्राइड। अब आसमान रो तो नहीं सकता, बट तुमने आसमान को एक ह्यूमन इमोशन दे दिया, मानवीकरण कर दिया, दैट्स व्हाट वी कॉल पर्सोनिफिकेशन। स्टार्स डांस, स्टार्स कांट डांस, राइट। सो दिस इज हाउ यू, और जैसे यू नो सम मोर एग्जांपल्स इफ यू टेक, ठीक है, tears began to fall from the dark clouds, hunger sat shivering on the road, the flowers danced on the lawn. See, all these are examples of personification. Now let's come to the next figure of speech, which is hyperbole. मैं तुमको 100 बार कह दिया तुम्हें समझ नहीं आता, तुम लिटरली 100 बार तो नहीं कह रहे हो, यू आर जस्ट एग्जैजरेटिंग इट, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल हाइपरबली, अंडरस्टूड। एग्जैजरेशन, जैसे मुझे बहुत भूख लग रही है, सो इफ आई गो होम एंड आई से मम्मा गिव मी फूड, अदरवाइज आई एम गोइंग टू ईट अ हॉर्स, आई कांट ईट अ हॉर्स, कैन आई, नो, right. So this is an exaggeration, right. So I'm so tired, I can sleep for an year, तो मैं 1 साल के लिए सो तो नहीं सकती, but it is a way to say that I'm was very very tired, right. So this is what we call hyperbole या exaggeration. Next what do we have, नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी जहां पर ऑथर अपनी राइटिंग से आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन लिख देता है, ताकि आप उस टाइम उस सीन को अच्छे से समझ सको। जैसे मैं अगर तुमको कहूँ कि it was a star-studded sky, the clear water of the river was flowing, and the reflection of the moon could be seen in the water, wind was blowing, right, and a lady wearing a white sari passed through the village. So you can imagine a scene, बस वही imagery, एक picture create कर दी, image, एक picture create कर दी in the mind of the reader. That's what the author does when he or she uses this figure of speech called imagery. ठीक है? So let's move to the next one now. Next है onomatopoeia. Onomatopoeia is associated with sound. ये आपको options में दिखता है, कई बार हमें options में दिखा है PYQs के. So it is a sound, right? And you see it in the options, right? वही मैं कह रही हूँ कि आता उसमें होता सिमिली या मेटाफर ही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट ये आपको ऑप्शन में दिख जाता है, राइट। सो जैसे बाज ऑफ द बी, राइट, या फिर हिस ऑफ अ स्नेक, बैंग ऑफ अ गन, द टोस सिजल्ड। सो दीज आर फ्यू साउंड्स जो आप ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच से एस्टैब्लिश करते हो। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, विच इज ऑक्सीमोरोन. So what is oxymoron? Oxymoron is where we place two contradictory words together. Contradictory words, ध्यान रखना words, ठीक है। जैसे same difference, this is pretty ugly, either it is pretty or it is ugly. What is pretty ugly, right? Or it is roaring silent, roaring होता है दहाड़ना,
सो दैट्स अ लाउड साउंड, और एक तुम साइलेंस कह रहे हो. सो दीज आर टू अपोजिंग वर्ड्स. कैन यू सी द नेचर? प्रिटी, अगली, रोरिंग, साइलेंस, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल दीज अपोजिंग वर्ड्स. अपोजिंग वर्ड्स को आप कैपिटल में लिख लेना, क्योंकि अभी हम एक और फिगर ऑफ स्पीच करते हैं तो स्टूडेंट्स यूजुअली ऑक्सीमोरोन और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाट वी कॉल ऑक्सीमोरोन. ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट इज alliteration. So alliteration is a repetition of sounds, usually consonants. आपने वो करा ना, Betty bought some butter which was bitter, so she bought some more butter to make the bitter butter better. Oh yes, ठीक है. So she sells seashells on the seashore, right? So all these are examples of alliteration, right? जहाँ पे आप sounds को consonant sounds को repeat करते हो, right? अभी आपने पढ़ा होता है, but it is just that you are able to you might not be knowing the name, so the effort is that you know the name. Now let's come to metonymy. Metonymy क्या होता है? जहाँ पे एक टर्म दूसरे टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देती है, that is closely related to it. अब कहोगे मैम ये क्या हो रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा. एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. आपने ऐसा देखा है कि हमें आपकी बेटी बड़ी पसंद है, हम आप अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं. हाथ थोड़ी देना है, मतलब लड़की की शादी करनी है, रिश्ता मांग रहे हैं, हाथ मांग रहे हैं. सो दैट इज वेर यू आर गिविंग अ मैरिज प्रपोजल, बट द हैंड इज सिंबलाइजिंग द गर्ल, राइट? आपकी बेटी का हाथ मांगते हैं, तो दैट इज हैंड इज सिंबलाइजिंग और एसोसिएटिंग द एंटायर लेडी जिसके लिए मैरिज प्रपोजल गया है, राइट? जैसे माई क्लास टीचर आस्क्ड मी टू गिव हर अ हैंड with notebook and record. So in this case, hand is indicating help, right? The coach is looking to add some new blood. तो ऐसा तो नहीं नया खून लाके ऐसे टीम में डाल देगा. New blood is here representing fresh talent, right? अब तुम एक बार definition with examples पढ़ो, तो जो initially तुमको tricky सी definition लग रही होगी वर्डी, वो clear हो जाएगी after reading the examples. So just go through the definition and read the examples so that it is clearly established in your mind. ठीक है जी, I hope it is now clear. Okay, take another 30 seconds. I become impatient at times. बाकी इसका PDF आप जरूर डाउनलोड कर लेना, एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लेना. देयर इज द क्लियर डेफिनेशन विद एग्जाम्पल्स, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे. सो दैट्स समथिंग दैट यू कैन डू बिफोर यू गो फॉर द एग्जाम. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी. सो व्हाट इज अपोस्ट्रोफी? भाई मैम आपने तो एक अपोस्ट्रोफी ऐसा बताया था, बिल्कुल बताया था. वो ग्रामर का पंक्चुएशन होता है जिसके दो यूसेजेस होते हैं. कौन से दो यूसेजेस होते हैं? एक यूसेज होता है जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्शन शो करते हो, राइट? जैसे तुम कैन नॉट को कांट लिख देते हो ना, राइट? या फिर दे अपोस्ट्रोफी आर ई किसका कॉन्ट्रैक्शन है? दे आर का, राइट? या फिर इट अपोस्ट्रोफी एस किसका कॉन्ट्रैक्शन है? इट इज का. तो एक तो ये हो गया, राइट? और दूसरा ग्रामर में ही यूसेज क्या होता है? पोजेशन शो करना या बिलोंगिंगनेस, राइट? सो इफ आई से इट इज राम्स कार, तो राम की कार. ठीक है, सो ये दो यूसेजेस होते हैं. जो ग्रामर में पंक्चुएशन होता है अपोस्ट्रोफी, जो फिगर ऑफ स्पीच होता है अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी इज अ वे टू usually address an idea which is either absent or is abstract या फिर already dead. So if you take a look at this example, death be not proud. ठीक है, तुम डेथ को बोल रहे हो. अब डेथ को तुम देख सकते हो क्या? वो तो एब्सेंट है, राइट? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, राइट? सो माइट एंड ड्रेडफुल फॉर द आर्ट नॉट सो, राइट? सो डेथ नॉट बी सो प्राउड और डेथ यू आर सो क्रूअल. तो यहाँ पर ऑथर ने क्या किया? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को विच इज नॉट प्रेजेंट, विच इज एब्सेंट, उसको संबोधित किया गया, एड्रेस किया गया. सो दिस इज व्हाट वी कॉल अपोस्ट्रोफी. ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं यूफेमिज्म पे. तो यूफेमिज्म देखो, ईयू रूट है यहाँ पर. ईयू इज अ पॉजिटिव रूट. तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे यूफोरिया है. यूफोरिया इज अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस. या फिर एक आपके पास वर्ड होता है विच इज यूरेका. ये तो आई एम श्योर आपने पढ़ा हुआ है, राइट? इसके अलावा यूथनेशिया,
राइट, ऑल दीज आर स्टार्टिंग विद ईयू या ईयूलॉजी या यूफनी, बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना। यूफनी इज अ प्लेजेंट साउंड, यूलॉजी इज की somebody डाइज तो उसके अप्रिसिएशन में जो स्पीच बोली जाती है। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो पूरी कविता क्या करती है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो लिखी है, वो रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ करती है। तो यूलॉजी, एलओजी stands for speech and EU is positives, right? So you are giving a positive speech and appreciation. Euthanasia is mercy killing. You are killing somebody for a good reason, right? Eureka is moment of happiness, victory. Or euphoria is a state of extreme happiness. Euphony, funny is sound. Euphony is a pleasant sound. तो यूथनेशिया मतलब अब तुम समझ गए हो कि मैम कुछ तो आप पॉजिटिव ही बोलने वाले हो यहाँ पर, राइट? इतनी आपने कहानी सुना दी। सो यूथनेशिया इज कि कोई नेगेटिव आइडिया को आप इस तरीके से प्रेजेंट करो विच बिकम्स लेस हर्टफुल या लेस अनोइंग। जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, तो एचआर मैनेजर्स बुला के ये नहीं कहते थे यू आर फायर्ड, वो बोलते थे वी हैव टू लेट यू गो, यू आर फायर्ड एंड वी हैव टू लेट यू गो। you're understanding? तो let you go is a euphemism. या he died, वो भगवान को प्यारे हो गए, तो he died का euphemism version क्या होगा, वो भगवान को प्यारे हो गए। so that's what we mean by euphemism. ठीक है, चलिए now let's come to the next irony. तो ये भी पहले तुम डेफिनेशन पढ़ो, फिर तुम्हें मजा आएगा एग्जाम्पल्स पढ़ने में। तो आई विल जस्ट गिव यू 1 minute, आई विल स्टेप असाइड फ्रॉम द बोर्ड ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको इस डेफिनेशन को along with the examples and you can get the meaning. चल, आई एम श्योर आपने पढ़ लिया। यहाँ पे क्या होता है, एक आप आइडिया कन्वे करने के लिए एक लैंग्वेज यूज करते हो जो ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करती है व्हेन टेकन लिटरली। आप कहोगे मैम ये फिर कंफ्यूजिंग हो रही है, अब एग्जाम्पल से पढ़ो। अब मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डिवोर्स, तो मैरिज काउंसलर का मतलब क्या होता है कि वो शादी बचाए, उसी ने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया, राइट? तो ये आप देख रहे हो कॉन्ट्ररी हो गया ना। अब द पुलिस स्टेशन गेट रो, पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, पुलिस स्टेशन में क्या होता है, चोरों को पकड़ने का काम, राइट? तो पुलिस स्टेशन में चोरी हो जाना, सो इट्स व्हाट वी कॉल्ड आयरनी। या फिर एक फेसबुक पे फेसबुक को यूज करके एक ने पोस्ट डाला कि फेसबुक तो यूजलेस है, राइट? सो मे बी अ ट्रैफिक कॉप गेट्स हिज लाइसेंस सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ अनपेड पार्किंग, या ट्रैफिक पुलिस वाले का चालान कट गया। या पायलट हैज फियर ऑफ हाइट्स, तो पायलट तो आसमान में लेके जाता है हवाई जहाज को, उसी को अगर फियर ऑफ हाइट हो गया, सो दिस इज वेयर वी आर हैविंग ऑपोजिट कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया, सो दैट्स व्हाट वी कॉल आयरनी। ठीक है, चलो साइनाडोश, ये भी किसी ऑप्शन में दिखा था मुझे, राइट? और अगेन उस जो स्टेटमेंट था उसमें ये यूज नहीं हो रहा था, बट ऑप्शन में था, तो तुमको आना जरूरी है, राइट? सो साइनाडोश रिटोरिकल डिवाइस होता है that refers to a part of something to represent the whole thing. So the word hand in offer your hand in marriage is mouth in hungry mouse. So mouth is representing the entire human and hand is representing the entire girl. So this is Synodosh. ठीक है, चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है, जहां पर दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, ऑक्सीमोरोन में दो अपोजिंग वर्ड्स थे। ऑक्सीमोरोन में क्या था, आप ऑक्सीमोरोन में अपोजिंग वर्ड्स थे, ठीक है? और उसके बाद आपके पास एंटीथेसिस में फ्रेजेस या आइडियाज हैं अपोजिंग, तो ये डिफरेंस है, ठीक है? तो देखो, it was the best of the times, it was the worst times. Can you see? Contrasting, opposing, placed in juxtaposition is side by side. So that's what we call juxtaposition. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. ठीक है? That's one small step for a man, one giant leap. Small step, giant leap. So this is what we mean by antithesis.
लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का रेपिटेशन होता है। साउंड के रेपिटेशन को हमने एलिटरेशन कहा था, वर्ड का रेपिटेशन इज एनाफोरा। यू बेटर वॉच आउट, यू बेटर नॉट क्राई, यू बेटर नॉट पाउट, राइट? Or you see this, I have a dream that one day the state of Mississippi, a state sweltering with the heart of injustice, sweltering with the heart of heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of the skin but the content of their character. I have a dream. So, can you see how these phrases are being repeated, right? So, this is what you call anaphora. Again, it was seen in one of the options. अगेन नॉट एनाफोरा वाज यूज, हुआ तो मेटाफर ही था, बट एक आंसर चॉइस में दे दिया। तो तुम ऐसा डर ना जाओ कि भाई ये क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, मेरे को तो पता ही नहीं एनाफोरा जैसा क्या होता है। तो इसके लिए वी डिड दिस डिस्कशन, ठीक है? चलो, सो आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल। अब हम क्या कर रहे हैं, लेट्स सॉल्व सम पैसेजेस, राइट? वो तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आई विल स्टेप असाइड, आप अच्छे से ये पैसेज पढ़ो, ठीक है? फिर उसके बाद वील डू द पैरेलल डिस्कशन। टेक योर टाइम, रीड द पैसेज नाइसली। आप मैपिंग कर सकते हो, राइट? आपको लग रहा है कि आपको और टाइम रीड करने के लिए चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर देना भले ही, बट यस, इन द सेशन आई एम ट्राइंग टू गिव यू सम टाइम विच शुड बी अप्रोप्रिएट, सो प्लीज रीड दिस। आई एम श्योर यू हैव रेड इट। अगर आपको अभी इससे भी ज्यादा टाइम लगे वीडियो पॉज कर लेना। द फॉरेस्ट राइट एक्ट इन इंडिया, तो किसके बारे में बात हो रहे हैं? FRA लिख देती हूँ मैं, ठीक है? विच एम्स टू प्रोटेक्ट द राइट। सो व्हाट इज द एम? आपसे कोई पूछे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट इन इंडिया का क्या एम है, सो वी कैन कम टू द फर्स्ट सेंटेंस। विच एम्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग। फॉरेस्ट ड्वेलिंग मतलब ड्वेल करना इज टू स्टे, रिसाइड देयर। तो residing communities has been a topic of concern along with fears of it being diluted मतलब उसको कमजोर कर दिया गया है, to promote industries. In the context of Duesha Pachami coal project, so there is some coal project, आपसे reference पूछ सकते हैं, तो कहीं भी proper ना हो ना, उसका खास ध्यान रखें। There are claims that tribal lands are being taken over without proper adherence. Adherence मतलब sticking या following to the provision of Forest Right Act. So the concern, what is the concern that has been presented here? कि तुम tribal lands को ले रहे हो without actually following the provisions of Forest Right Acts. Environmental activists have expressed their concern about pollution. तो अब आपसे पूछे environmental activist का क्या concern था? We will come here कि they have the concern about pollution in the area due to open pit mining and greenhouse gas emissions from power plants using low quality coal. तो environmental activist का क्या concern है, क्यों concern है, that has been mentioned here. So in case the question comes, you can definitely revisit and get your answer from. Let's read further. These include, so what are the consequences? These include the consequences of open pit mining, the eviction and employment rehabilitation of affected people, inadequate planning for coal transportation, lack of transparency in land acquisition, absence of forest resource conservation policies, air and water pollution. पूरे में list of problems है, right? सिर्फ लेंदी दे दिया, वो कहते प्रॉब्लम्स है, बट उन्होंने प्रॉब्लम्स बता दी सो दैट इट कैन क्रिएट प्रेशर। ओके, आई शुड हैव गिवन यू सम टाइम टू रीड। एनीवेज, आप एक बार जब स्लाइड चेंज करो तो पॉज लेके पढ़ लेना। माई इंटेंट हियर इज टू सी दैट दीज इंक्लूड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ,
तो किस किस के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दे हैव बीन टॉक्ड अबाउट कि फॉरेस्ट रिसोर्स कंजर्वेशन पॉलिसीज नहीं है, पोल्यूशन प्रॉब्लम्स है, नॉइज सॉइल पोल्यूशन है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में यही देखना है कि डोंट गेट इंटिमिडेटेड बाय सच इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड इफ द क्वेश्चन कम्स वी कैन रिविजिट, राइट? सो जस्ट डोंट गेट इनटू एवरी लिटिल डिटेल। आपका होलसम अंडरस्टैंडिंग, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज का टारगेट हो जाना चाहिए, rather than getting intimidated, overwhelmed with a lot of content, because passage तो build करना है, उनको लेंदी तो देना ही है आपको ना। ये तो आपकी विजडम है, राइट? आपका प्रूडेंस है, आपकी इंटेलिजेंस है कि आप किस रैशनैलिटी से पैसेज को अप्रोच करते हो। सो डिस्पाइट, पे अटेंशन टू ट्रांजिशंस, मैं कई बार आपको बताती हूँ। डिस्पाइट प्रमोटिंग ईज ऑफ ऑपरेशंस द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव ओवरलुक, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ओवरलुक कर लिया। तो क्वेश्चन पूछे कि क्या अप्रोच थी गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने तो ओवरलुक करें क्रूशियल इश्यूज को। दैट्स व्हाट द पैसेज इज सेइंग, ठीक है? चलिए, नाउ लेट्स रीड दिस, आई विल गिव यू सम टाइम। प्रीवियस स्लाइड भी आप एक बार पॉज करके खुद से पढ़ना, देन यू कैन रिज्यूम एंड सी द लिसन टू द एक्सप्लेनेशन। चलिए, आई एम श्योर आपने पढ़ लिया। लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट टुगेदर। द प्रोजेक्ट में ऑल्सो इन्वॉल्व कटिंग डाउन, तो क्या हो सकता है प्रोजेक्ट में, वहां पे कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड कॉजिंग पोल्यूशन थ्रू द एमिशन ऑफ स्मोक एंड डस्ट। The purpose of mining this coal and how it will be used in thermal power plants is also unknown. तो पर्पस अननोन है, ठीक है? डिस्पाइट डिमांड्स बाय ट्राइबल्स, environmental activists and opposition parties, government has not released. So what is happening is कि गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया, what has not been done। किससे डिमांड आ रही है, आपसे पूछ ले, ट्राइबल से आ रही है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट से आ रही है, अपोजिशन पार्टी से आ रही है। गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर डिटेलिंग द एंटायर प्रोजेक्ट, द एक्सटेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब कितना अक्वायर किया गया है, और द पॉसिबिलिटी ऑफ ओपन कास्ट कोल माइनिंग गवर्नमेंट ने नहीं प्रेजेंट किया है, राइट? सो देखो, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट नो हाउ द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड एंड हाउ डू आई गो बैक। लेट्स रीड दिस। चलिए, सो द प्रोजेक्ट अंडर द सुपरविजन, किसके सुपरविजन में है, PDCL, ठीक है? ये कौन मॉनिटर कर रहा है, ये कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीरभम। The confirmation and progress of project have had a notable impact on the local real estate market. Land prices in the region stretching from Duecha to Ram Purohat have experienced a sharp rise. So what has been the impact, right? That has been discussed. By some estimates, once completed, this is expected to become the largest coal mine, not in India, but also in Asia. So what is expected, right? So what is expected, that has been discussed here, mentioned here. Right? The Duesha, Pachami, Devanganj, Harishinga block reportedly covers an area of 12.28 square kilometers, with a Geological Survey of India report mentioning a coal reserve. So again, these are the numbers, the details, right? So the coal is located at the depth of 135 to 850 meters, considered beyond Coal India's technological capabilities. तो यहाँ पे question करते हैं, that goes beyond the technological capabilities, right? So now we know the passage, right? We are sorted. Now let's take a look at the, options that we have, the question that we have, main argument of the passage. तो यहाँ पर तुमको कहानी समझ में आ गई है, right? कि author क्या convey करना चाह रहा है। Now take a look.
मेन आइडिया के स्टेटमेंट में हमें एक होलसम आंसर को ढूंढना है, राइट। तो यानी कि हम ये तो समझ गए हैं कि एक डुएचा पचामी कोल प्रोजेक्ट है, वहां पर कई सेंसिटिव इश्यूज है जो गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रही, और बहुत इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स हो रहे हैं। ट्राइबल्स ने भी कहा है, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट ने भी कहा है, ऑपोजिशन पार्टीज ने भी कहा है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या क्या रीजंस है कॉन्सिक्वेंसेज के। दैट्स द बेसिक पॉइंट। So see what will be the correct answer. Navigate the options rightly. तो देखो, मेजर वॉज द कंसर्न, तो एनवायरमेंटल कंसर्न एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट इमर्ज करके आया, राइट। सो मेन आर्ग्यूमेंट, प्लीज पे अटेंशन, so it has to cover the holistic answer. The Forest Act in India is being diluted to promote industries. There is some problem, but that's not the main idea. The Duesha Pachami coal project is causing various environmental and social concerns. Yes, that's one major problem. कोई prices increase हो रहे हैं और environmental problems है, tribals दुखी हैं और adherence to the rules नहीं हो रहा, तो yes, the government is not providing enough information. That's true, but that's not the main argument. The local real estate market is experiencing a significant impact. Again, that's a partial statement, main idea नहीं है. So the wholesome answer that covers the entire passage will be choice B. Okay, now let's come to this question. What is the tone? तो tone अब आपको मैंने सिखाया भी था शुरू में कि कैसे टोन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। तो अब यहाँ पर आप कहो, तो देखो यहाँ पर ऑथर क्लियरली कह रहा है कि he has a problem that the government is not being transparent, or the government is responsible, या government clarity नहीं ला रही। so clearly नेगेटिव है ऑथर टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, राइट। तो ये आप डेसिफर कर सकते हो, ये आप इजीली डेसिफर कर सकते हो, राइट। तो पॉजिटिव तो नहीं है और न्यूट्रल भी नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि द सरकार इज नॉट ट्रांसपेरेंट है, राइट। सरकार देखो यहाँ पे कई मल्टीपल टाइम्स उसने क्लियरली बोला। जैसे ये एक इंस्टेंस अपन लेते हैं, ठीक है। See this, despite demands by tribals, the government has not released a white paper detailing the entire project. यहाँ पे क्वेश्चन किया ऑथर ने सरकार को, राइट। द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव ओवरलुक्ड क्रिटिकल इश्यूज, तो यहाँ पे भी सरकार को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है, right. So we have clearly seen कि the author is unhappy and clearly stating the government is not playing an active role, तो role, so right. So positive तो नहीं है, indifferent भी नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है सरकार ओवरलुक कर रही है, उसने पर्सपेक्टिव दिया, तो न्यूट्रल भी नहीं है, और न्यूट्रल नहीं है तो इंडिफरेंट भी नहीं हो सकता। इंडिफरेंट इज अपैथी, कोई लेना देना नहीं है, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इंडिफरेंस भी नहीं है, ही इज एनालाइजिंग इट, इज पॉइंटिंग आउट, राइट। सो ही इज डेफिनेटली इन्वॉल्व, ही इज नॉट इनडिफरेंट, और न्यूट्रल पर्सपेक्टिव नहीं है, राइट, इज गिविंग एन ओपिनियन। सो the opinion is negative, so what will be the word that will fit in C, right? So C, the question is not difficult, right? It's just that you have to pay attention to the clues और author का emotion समझना। The tone is nothing but the emotion of the author, राइट, इमोशन और द सेंटिमेंट ऑफ द ऑथर, हाउ ही इज ही फीलिंग, राइट। मैं जो बार बार कह रही हूँ, हाउ इज ही फीलिंग, और सिंपल गेम रखना है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, राइट। और इसी के बेसिस पे, जिसको हम कहते हैं ना एनालिसिस करके, विश्लेषण करके, यू हैव टू कम टू द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज ट्राई दिस, आई विल स्टेप असाइड। So which of the following statement is true?
the Duesha Pachami coal project has been completely transparent. No, this is not the correct statement. This is the false statement. आप extreme भी कह सकते हो और extreme क्या incorrect तो है ही, वो तो कह रहे हैं transparency issues है. Argument ने बोला ही that there are transparency issues, right? कि नहीं बता रहे, white paper नहीं release कर रहे, तो transparency issues तो है. So this cannot be my answer because the question is asking which statement can be validated, right? So the Forest Act aims to promote industries at the expense. This is happening, but it is not directly aiming. It is yes happening, but ये direct aim नहीं है. So again, this choice goes out. The Duesha Pachami project, coal project is expected. तो देखो sentence mild है, right? और मैं आपको हर बार कहती हूँ कि don't go for extreme answers, go for mild answers. Moderate tone के answers को आपको appreciate करना चाहिए, right? लिख लेना, कहीं नोट्स बना लेना, एग्जाम में ध्यान रखना. तो येस इट इज एक्सपेक्टेड. आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, बोला है उसने पैराग्राफ में, क्लियरली स्टेट किया है, आपको रिविजिट करना चाहिए, ठीक है. सो द को these are the details and then it has been by some estimates once completed. This is expected. तो बिल्कुल एग्जैक्टली द टोन ऑफ द डिस्कशन से मैच हो रहा है, राइट? हम लिख कर भी आते व्हाट इज एक्सपेक्टेड. तो अगर ज़रूरत पड़े तो आपको वेरीफाई कर लेना है, कोई हिचक नहीं रखनी, कोई परेशानी नहीं रखनी कि मैम ये तो वापस नहीं जाना. बिल्कुल जाओ, अगर ज़रूरत है पैसेज को क्लैरिटी के साथ आपको वेरीफाई करना है तो यू शुड नो वेयर टू गो बैक एंड गो बैक, राइट? पता करना आपको पता है पर आप जा नहीं रहे हो तो वो फिर आप अननेसेसरीली रिस्क ले रहे हो, मत लो. वी कैन डेफिनेटली कीप दिस. एंड लाइक आई से, नेवर टेक अ फाइनल कॉल टिल यू एक्सप्लोर ऑल द आंसर चॉइसेस. तो टेक अ लुक एट डी. द पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज नॉट इन्वॉल्व. नो. So again this goes out. So what is the true statement? The correct statement is choice C in this case. I hope this is clear. चलो next question करके देखते हैं. अब यहाँ पे भी question आप ध्यान से पढ़ोगे, eliminations करो and then pick up the right statement. Incorrect statement को pick करना है. Question acts as a bridge between the paragraph and the आंसर चॉइसेस. ये याद रखना, एग्जाम में मत भूल जाना. मैम की एडवाइस प्लीज ध्यान रखना. इनकरेक्ट मिस कर गए फंसोगे, पक्का फंसोगे, राइट? और ये अब आपको इतनी तैयारी के बाद ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना, right? That's where what you have learned to pay attention to the details, to focus on the question understanding. बहुत बार मैंने आपको समझाया है कि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. लापरवाही नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, उतावलापन नहीं दिखाना. इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है आपको. आप चाहो आप पैसेज को रिविजिट कर सकते हो, राइट? कोई हार्म नहीं है. दैट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस. इसको स्टूडेंट्स समझते कि क्यों रिविजिट करे, करो. तो डुएशा पचामी प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स ओपन पिट माइनिंग, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल कंसर्न्स आए. क्लियरली स्टेटेड है. हमें इनकरेक्ट आंसर ढूंढना. ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. द फॉरेस्ट राइट एक्ट एम्स टू प्रोटेक्ट. हाँ, एम तो यही करता है बट अब वहां पे उसको लागू नहीं किया जा रहा ढंग से. बट एम तो यही है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज. द पचामी कोल प्रोजेक्ट विल यूज लो क्वालिटी कोल. हाँ, तो ये भी है करेक्ट. द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड व्हाइट पेपर. उन्होंने डायरेक्टली क्या कि ऑपोजिशन ने कहा, ट्राइबल्स ने कहा, एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा, पर सरकार ने नहीं दिया है. सो इट हैज नॉट प्रोवाइडेड. दैट्स द ट्रूथ. तो प्रोवाइडेड इज इनकरेक्ट और हमें इनकरेक्ट आंसर चॉइस को ही पिक करना था. इनकरेक्ट इंपॉर्टेंट है, कंसिडर करना. आप नहीं करोगे सो दैट कैन बी leading you to mark an incorrect answer choice, so that we would not want. Okay, यहाँ पे क्या हुआ, 2 बार हो गया क्या? Okay, so something missing here. I think the question has been missed here. So let me just check. Do I have the question with me so that in my document, and we can then create the question. I'll write the question for you so that you can write it.
Okay, so there's something I think we should miss this. There's something wrong here, right? So we will end the discussion here, right? I hope you really enjoyed the session. You found the session useful. So अब हमने टोन एंड स्ट्रक्चर कर लिया है. मैंने आपको अच्छे से फिगर ऑफ स्पीच भी रिवाइज करा दिया है. आपको एप्लीकेशन सिखा दी है टोन क्वेश्चन की. अब आप पर है, आप कितनी मेहनत करते हो, कितनी जी जान लगाते हो, सेल्फ बिलीफ से काम करते हो और एग्जाम में बहुत स्मार्ट वर्क करके लॉजिक के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ, प्रूडेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट करते हो, राइट? तो कॉन्सेप्ट आना अच्छी बात है. टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में. अगर आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज पे ध्यान नहीं दोगे, नेग्लिजेंस से, उतावलेपन में, राइट, नर्वस होके, जिटरी होके काम करोगे, तो आप जितना डिजर्व करते हो, जितना आपको मिलना चाहिए सक्सेस, वो कई बार डामाडोल हो जाता है, राइट? सो आई होप यू फाउंड द सेशन यूजफुल. कीप वर्किंग हार्ड. इस टाइम सबसे ज़रूरी है कि आप सेल्फ बिलीफ रखें. मैं हर क्लास में बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि अपना विश्वास अपने ऊपर रखें, सिर्फ अपने ऊपर काम करें, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, so that you come out with flying colors. All our best wishes are there with you. Keep working hard. All the best.